तो बच्चों आज हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक्स क्या है उसको समझते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका कैपेसिटर चैप्टर में जो पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। डाइलेक्ट्रिक जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो बच्चों, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। डाइलेक्ट्रिक एक अच्छा टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स? डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या है? तो डाइलेक्ट्रिक में देखिए यहाँ पे हम पॉइंट्स वाइज लिख दिए हैं, इससे थोड़ा समझने में आसानी होगा आपको। सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर। और ये बैड कंडक्टर का इस्तेमाल किया क्यों जाता है आप इसको समझिए। तो मान के चलिए कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एक कैपेसिटर यहाँ क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर एक कैपेसिटर है, क्या है ये? निगेटिव चार्ज। और इन कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर के बीच में जो गैप है वो क्या है? डी है। अब ये पॉजिटिव प्लेट इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा और यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे E इंटू डी, ये माइनस होता है यहाँ पर। मेरा ये कहना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए तभी यहाँ पे पोटेंशियल बनेगा, और पोटेंशियल होगा तभी इसके पास एनर्जी होगा कुछ काम करने का, किसी चार्ज पे वर्क करने का एनर्जी तभी इसके पास होगा। तो E इंटू डी है, ये पॉजिटिव प्लेट इस निगेटिव प्लेट को अपने तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होता है, ये पॉजिटिव इस निगेटिव को अपने तरफ ऐसे अट्रैक्शन करेगा। और अगर बीच का मीडियम कंडक्टिंग हो गया तो इसको बच्चों अट्रैक्शन करने में काफ़ी आसानी पड़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी तेज़ी से इस पर फोर्स लगाएगा, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इस पर फोर्स लगाएगा। तो बीच का अगर मीडियम कंडक्टिंग हो गया तो शॉर्ट हो जाएगा, ये जो यहाँ है माइनस, ये इसे आके चिपक जाएगा। और जैसे दोनों प्लेट आपस में टकराएगा, प्लेट भी टूट जाएगा, डी भी जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, इसका एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ गैप प्लस और माइनस के बीच में होना चाहिए, तभी वहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होगा, इसके पास वर्क करने का एबिलिटी रहेगा, प्लेट मेंटेन रहेगा। ना तो जोर से टकराने के बाद प्लेट भी टूट जाएगा। तो हमको करना क्या है कि बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में, दोनों कैपेसिटर के प्लेट के बीच में हमको एक बैड कंडक्टर डालना है। क्या डालना है? बैड कंडक्टर। और ये बैड कंडक्टर करेगा क्या? बैड कंडक्टर क्या करेगा बच्चों, इसको देख लीजिए। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को क्या कर देगा? वीक कर देगा, क्योंकि बैड कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास होगा नहीं और इस पे फोर्स लगना थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बैड कंडक्टरों को डालने से ये लाभ हो जाएगा कि ये डी मेंटेन रहेगा, पोटेंशियल मेंटेन रहेगा, कैपेसिटर वर्क कर सकता है, इसके पास एनर्जी रह सकता है। तो हम वही बात कर रहे हैं कि दोनों कैपेसिटर के प्लेट में के बीच में, दोनों कैपेसिटर के प्लेट के बीच में अगर हम एक बैड कंडक्टर डालते हैं तो इस बैड कंडक्टर का नाम हम लोग क्या लिखते हैं? डाइलेक्ट्रिक। तो पहला बात ये हो गया कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं जो दोनों प्लेट के बीच में होते हैं। अब हम लोग करते क्या है कि बीच में बैड कंडक्टर डालने के बजाय एक चालाकी करते हैं। हम लोग क्या चालाकी करते हैं? हम लोग मानते हैं कि एक बैड कंडक्टर ले ही लेते हैं स्टार्टिंग में ही, क्योंकि बीच में डालने से अच्छा देखिए क्या उपाय लगाया गया कि एक बैड कंडक्टर हम लोग ले ही लिए और इधर वाले हिस्सा को एक मेटेलिक पेंट कर देते हैं, मेटेलिक कोट कर देते हैं, और इधर वाला हिस्सा को मेटेलिक कोट कर देते हैं। तो ये भी मेटेलिक हो गया, ये भी मेटेलिक हो गया। ये मान लो पॉजिटिव चार्ज अपने पास स्टोर किए हुए है, ये मान के चलो निगेटिव चार्ज अपने अंदर स्टोर किए हैं, तो प्लस माइनस हो गया। अब बीच में बैड कंडक्टर हो भी गया और बीच में थोड़ा सा भी एयर गैप या कुछ गैप रहा ही नहीं। तो हम जनरली क्या करते हैं कि हम लोग स्टार्टे बैड कंडक्टर से करते हैं डाइलेक्ट्रिक से, और इधर मेटेलिक कोट, इधर मेटेलिक कोट कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक हमारा तैयार हो गया। तो ये तो अलग चीज़ हो गया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स, तो बोलना है डाइलेक्ट्रिक्स आर द बैड कंडक्टर जो कहाँ होते हैं? विच आर प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इसका प्रॉपर डेफिनेशन हो गया। फिर से सुन लीजिए, डाइलेक्ट्रिक्स आर द बैड कंडक्टर विच आर केप्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कहाँ रहते हैं? कैपेसिटर के बीच में रहते हैं। अब कैपेसिटर के बीच में रहने से क्या क्या फ़ायदा होता है, इस फायदा को देख लीजिए। पहला फ़ायदा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बच्चों, पहला दिख रहा होगा कि कैपेसिटेंस के बारे में बात करिए। तो हम इस पे और अच्छे से फॉर्मूला डिराइव करके बात करेंगे, लेकिन हमें स्टार्टिंग के लिए समझ लीजिए कि कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कैपेसिटेंस क्या होता है? तो आप कैपेसिटर चैप्टर में आप पढ़े होंगे एक कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और एक फॉर्मूला पढ़ेंगे Q इज इक्वल टू सी भी। तो यही जो C है बाबू कांस्टेंट, यही C को बोलते हैं कैपेसिटेंस। और C होता क्या है? तो C होता है वह अमाउंट ऑफ चार्ज जिससे किसी कैपेसिटर का 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए। व्हाट इज C? तो इस V को 1 करिए ना, इस V को 1 करिएगा तो Q किसके बराबर हो जाएगा? C के बराबर। तो बोलना है कि कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज
बाय विच ए कैपेसिटर कैन इंक्रीज इट्स पोटेंशियल अप टू 1 वोल्ट। तो ये हो गया, ये इस तरह से कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज डाइलेक्ट्रिक को डालने से। ठीक है, इसके बाद अगला बात हम लोग करें तो कैपेसिटी क्या होता है। तो एक टर्म जो कैपेसिटेंस है वो थोड़ा सा अलग है, कैपेसिटी अलग है। कैपेसिटी का मतलब होता है टोटल चार्ज अपने अंदर कितना रख सकता है, उसको कैपेसिटी बोलते हैं। कोई भी कैपेसिटर अपने अंदर टोटल कितना चार्ज रख सकता है वो उसका क्या होता है, कैपेसिटी। जबकि कैपेसिटेंस होता है कि कोई भी कैपेसिटर अपना 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए कितना चार्ज रखे। अगर 1 वोल्ट इंक्रीज करने का चार्ज का मात्रा तो कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज का मात्रा पूछे तो कैपेसिटी। तो हम बात कर रहे हैं क्या कि अगर कैपेसिटेंस इसका बढ़ गया तो ये पोटेंशियल धीरे 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 बढ़ाएगा और क्या करेगा, इसका कैपेसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये अचानक से अपना पोटेंशियल राइज नहीं करेगा, पोटेंशियल राइज करने में समय लगेगा, इस वजह से इसका कैपेसिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस वजह कैपेसिटी भी इसका बढ़ने लगेगा। कैपेसिटेंस बढ़ गया तो जो 10 वोल्ट वो अपना 50 कूलम में मान के चलो कि कैपेसिटेंस शुरू में 5 था, अब कैपेसिटेंस मान के चलिए बढ़ के 10 हो गया। तो पहले जो कैपेसिटी था वो मान के 10 वोल्ट में 50 कूलम चाहिए था, अब कैपेसिटी 10 वोल्ट बढ़ने के लिए कितना हो गया, 100 कूलम। कितना हो गया, 100 कूलम। पहले कैपेसिटेंस कितना था, 5, तो 10 वोल्ट बढ़ाने के लिए कितना चाहिए था, तो सी भी यानी कि 10 बचे कितना, 50 कूलम पहले कैपेसिटी था। अब इसका कैपेसिटेंस बढ़ के हो गया 10, तो अब 10 वोल्ट के लिए 10 दिया कितना हो गया, 100। तो कैपेसिटी बढ़ा और साथ साथ क्या बढ़ गया, कैपेसिटेंस दोनों बढ़ गया। कैपेसिटी और कैपेसिटेंस दोनों बढ़ जाता है किसके इंसर्शन के बाद, डाइलेक्ट्रिक को डालने के बाद। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझिए क्या होता है। हमको लगता है चारों बात समझ गए होंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, बेड कंडक्टर जो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में डालते हैं। इस कैपेसिटर के बीच में डालने से क्या होता है, प्लेट को स्ट्रेंथ मिलता है। प्लेट को क्या मिलता है, स्ट्रेंथ, टकरा के टूटेगा नहीं। जो फोर्स से खींच रहा था वो फोर्स में थोड़ा सा कमी आ जाता है, डी मेंटेन रहता है, जिस वजह से उसके पास पोटेंशियल होता है और पोटेंशियल की वजह से क्या होगा कि वो कोई भी चीज़ वर्क कर सकता है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वर्क कर सकता है वहाँ। हम बात कर रहे थे कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटी क्या होगा, कैपेसिटी भी इंक्रीज होगा। कहाँ पे डाइलेक्ट्रिक होते हैं, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं जो बेड कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात किया जाए, देखो बाबू ये क्या था, प्लस उस माइनस को पकड़ के ऐसे खींच रहा था, ये प्लस इस माइनस को पकड़ के अपने तरफ खींच रहा था। और जो खींच रहा था वो किसके वजह से खींच रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खींच रहा था। ये प्लस कोई भी फोर्स क्यों लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। चार्ज फोर्स नहीं लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है। तो ये प्लस इस माइनस को अपने तरफ ऐसे खींच रहा था। अब हम बेड कंडक्टर जब डाल दिए तो फोर्स खींचने वाला थोड़ा सा क्या होगा, कम हो गया, क्योंकि स्ट्रेंथ मेंटेन हो गया बेड कंडक्टर। तो बेड कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से इसके पास ई था, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि हम क्या बोले कि पकड़ के खींचने वाला फोर्स का वैल्यू कम हो गया, क्योंकि अगर खींच दिया तो टकरा के टूट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कम हो जाता है। कोई पूछे कितना कम हो जाता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो कम होता है वो k टाइम्स कम हो जाता है, 1/k टाइम्स। याद रखना है कितना टाइम्स कम हो जाता है, 1/k टाइम्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स कम हो जाता है। पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड E था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E/k हो जाएगा। ठीक है, घटता नहीं है, डिवाइड में चल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर मान के चलिए कोई क्वेश्चन पूछे कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 100, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 100, और डाइलेक्ट्रिक हम 5 का डालें, डाइलेक्ट्रिक कितना का डालें, 5। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना का था, 100 न्यूटन पर कूलम, डाइलेक्ट्रिक कितना डाले, 5। तो क्या ई नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ई नेट का वैल्यू 95 नहीं होगा, घटेगा नहीं, बल्कि ई नेट का वैल्यू जो है वो 100/5 यानी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब 1/k टाइम्स हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड घट करके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए इसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको थोड़ा समझ लीजिए। तो V बराबर ED, तो E/, अगर K हो गया, E के जगह E/, अगर K हो गया तो पोटेंशियल भी K टाइम्स घट गया कि नहीं घट गया। अगर ED था और यहाँ K आ गया तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और कितना डिक्रीज होगा, तो याद रखना है कि जो पोटेंशियल है वो भी K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा पोटेंशियल भी जो होगा वो भी K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है,
अब आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द कैपेसिटर। स्ट्रेंथ ऑफ द कैपेसिटर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हम बोलेंगे कि जो टकरा के टूट रहा था उससे बचा तो स्ट्रेंथ क्या हो गया, तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया। स्ट्रेंथ ऑफ द कैपेसिटर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब ये टर्म आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ये टर्म आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि बीच में बैड कंडक्टर डाले हैं। अब ये बैड कंडक्टर क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा रहा है, पोटेंशियल को घटा रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ा रहा है, कैपेसिटी बढ़ा रहा है, इसके मजबूती को मेंटेन रखा है, टकरा के टूटने से बचा रहा है। लेकिन ये बैड कंडक्टर था, इसी वजह से ये सब क्षमता इसके पास था। अगर ये गुड कंडक्टर हो जाता तो तुरंत आके टकरा के टूट जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता, पोटेंशियल बढ़ जाता, कैपेसिटेंस घट जाता, सब काम ऑपोजिट होता। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है इसको समझिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बाबू होता है, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं तब इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बाबू होता क्या है कि जैसे आप समझिए कि इस जगह पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, ठीक है। और बीच में हम जो डाले हुए हैं एक डाइलेक्ट्रिक डाले हुए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। और इसको हम यहाँ बैटरी से एक्सटर्नल किसी सोर्स से हम जोड़े हुए हैं, समझ में आ गया। अब क्या है कि डाइलेक्ट्रिक क्या कह रहा है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस जा रहा है, इस प्लस से माइनस जो जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट कर रहा है, मतलब अपोज कर रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करते जाएं, अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करते जाएं तो अपोज करेगा, अपोज करेगा, अपोज करेगा। और मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते 1000 न्यूटन पर कूलम हो गया। बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 1000 न्यूटन पर कूलम। मान लो 200 न्यूटन पर कूलम से हम शुरू किए थे, तो हम शुरू किए थे 200 न्यूटन पर कूलम। बैड कंडक्टर था 300 पे बैड कंडक्टर, 400 बैड कंडक्टर, 1000 न्यूटन पर कूलम तब क्या था, बैड कंडक्टर। लेकिन जैसे ही हम 1001 न्यूटन पर कूलम लगाए तो ये जो बैड कंडक्टर था वो बैड कंडक्टर बैड न रह करके क्या बन गया, गुड कंडक्टर बन गया। क्या बन गया, गुड कंडक्टर। फिर से सुनिए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कम रखे थे तो बैड कंडक्टर था 300 पे बैड कंडक्टर, 400 पे बैड कंडक्टर, 1000 तक बैड कंडक्टर। लेकिन 1000 के बाद जैसे ही हम बढ़ाए, 1000 के बाद जैसे ही हम बढ़ाए, ये बैड कंडक्टर क्या बन गया, गुड कंडक्टर। और प्लेट आपस में ऐसे टकराया, टूट गया, सारा चीज़ जो हम बचाने के लिए काम किए थे कुछ नहीं बचा। कैपेसिटेंस ये सब के तो बात ही मत करिए, सब आपस में टकरा के शॉर्ट हो गया। तो ये कब तक रोक करके रखा, तब तक चार्ज जितना था सब आपस में ऐसे मैच कर गया, प्लेट से आपस में टकरा गया। तो हम क्या बोलेंगे कि बैड कंडक्टर गुड कंडक्टर बन गया। कब बना, जब 1000 तक था तब नहीं बना, 1000 के बाद गया तो ये बैड कंडक्टर क्या बन गया, गुड कंडक्टर। जैसे आप डैम का काम सुने होगा, डैम जो होगा वो पानी को रोक करके रखता है, पानी आएगा उसको रोक देगा, पानी आ रहा है उसको रोक दे रहा है। लेकिन अगर पानी का अगर जो अमाउंट है वो हद से ज़्यादा अमाउंट हो गया तो बांध भी टूटेगा, और जो बांध टूटने के बाद जो फ्लो होगा वो पहले वाले फ्लो से भी कई गुना ज़्यादा होगा। तो इसका काम क्या था कि चार्ज को रोक कर इधर का चार्ज इधर था, इधर का चार्ज इधर था। तो लेकिन प्रेशर बढ़ते गया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेशर बनाते गया, बढ़ाते बनाते 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 जब इतना बन गया प्रेशर कि अब ये टॉलरेट नहीं कर पाया तो बांध टूटा, मतलब चार्ज जो है बांध का काम ही जो किया था, बांध टूटा और चार्ज आपस में ऐसे टकरा गया। तो बैड कंडक्टर गुड कंडक्टर कब बना, 1000 न्यूटन। तो 1000 न्यूटन पर कूलम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, 1000 न्यूटन पर कूलम जो है ये क्या कहलाया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाया। कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच डाइलेक्ट्रिक कैन बिहेव एज ए बैड कंडक्टर। डाइलेक्ट्रिक बैड कंडक्टर के तरफ बिहेव करे वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना हो गया, 1000 न्यूटन पर कूलम हो गया। What is dielectric breakdown? If we further increase the electric field, beyond the dielectric strength के बाद भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे, then the dielectric which is a good conductor start behaving as dielectric which is a bad conductor start behaving as a good conductor. This condition is called dielectric breakdown. एक बार फिर से सुनिए, the maximum electric field at which
डाइलेक्ट्रिक रिमेन्स एज ए बैड कंडक्टर, दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. If we further increase the amount of electric field beyond the dielectric strength, then at a time come, at a certain time, at a certain value of electric field, dielectric which is a bad conductor start behaving as good conductor. This situation is called dielectric breakdown. ये बात आपको अच्छे से याद रखना है. तो ये बात हम आपको क्लियर कर दिए हैं. अब इसके बाद समझिए, जैसे आप समझिए बादल में जो चार्ज बन रहा है, जो क्लाउड में जो चार्ज बन रहा है, वो चार्ज अभी भी बन रहा होगा, लेकिन बारिश के समय वाला क्लाउड देखिए तो क्लाउड लेयर वाइज लेयर रहता है. अब इतना ज़्यादा डेंसिटी होता है क्लाउड का कि वो आपस में फ्रिक्शन करते 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 एकदम चार्ज हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा चार्ज वहाँ हो जाता है. और एयर एक डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव कर रहा है. एक प्लेट मान लो कि क्लाउड हो गया, एक प्लेट मान लीजिए आपका अर्थ हो गया. अब बीच में जो एयर है वो बैड कंडक्टर है, तो एयर इज ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ. लेकिन अगर चार्ज का मात्रा क्लाउड में हद से ज़्यादा हो गया तो आप देखते हैं एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग जितना भी चार्ज है वो एयर के थ्रू धरती पे आता है. एयर तो बैड कंडक्टर है, फिर वो चार्ज को कैसे अपने पास से पास करने दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा चार्ज हो जाता है कि एयर बैड कंडक्टर से क्या बन जाता है, गुड कंडक्टर बन जाता है. दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन ऑफ एयर. ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा. अब हम लोग बात करने वाले हैं इन 3 टॉपिक पे. देखिए इधर लिखा हुआ है बच्चों क्या, पोलराइज्ड चार्ज, डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T और एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर. इनके बारे में हम लोग बात करेंगे. आई थिंक ये बात आपको समझ में इतना आ गया होगा. ठीक है. देखिए अगर हम बात करें, देखिए यहाँ बच्चों पोलराइज्ड चार्ज क्या है. यहाँ पे सपोज करिए कि आपका ये प्लस जो है ये प्लस चार्ज है ऐसे, और यहाँ पर क्या है माइनस चार्ज है. ठीक है, और यहाँ जो बीच में जो हिस्सा है ये डाइलेक्ट्रिक है. क्या बीच में है, डाइलेक्ट्रिक. इसके अंदर छोटे छोटे डाइपोल्स होते हैं. क्या होते हैं इसके अंदर, छोटे छोटे डाइपोल्स होते हैं जिनका ओरिएंटेशन रैंडम होता है. जिनका ओरिएंटेशन कैसा होता है, रैंडम. कोई अरेंजमेंट नहीं है. एक का प्लस माइनस, यहाँ इसका प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस. अब जैसे इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आप डालते हैं कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, तो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में डालने के बाद क्या होगा कि इन लोग एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे बच्चों, एक लाइन में ये अरेंज हो जाएंगे. जैसे ये इस तरह से नजर आएंगे, ये जो है वो इस तरह से नजर आएंगे और सभी एक तरह से अरेंज हो जाएगा. ऐसे ऐसे अरेंज हो गए, सब समझ में आ गया. और सब का जो माइनस है वो माइनस इस साइड रहेगा, और सब का जो प्लस है वो प्लस कहाँ रहेगा, इस साइड रहेगा. अब अगर लगातार फोर्स ऐसे लगाते जाए, इस माइनस को लगातार ये प्लस खींचेगा, ई माइनस जो इस प्लस को खींचेगा, तो एक समय के बाद ये आपस में टूटेगा, और टूटने के बाद ये सरफेस के तरफ चले आएंगे, और सरफेस के चले आने के बाद ये कुछ इस तरह से आएंगे. यहाँ माइनस चार्ज और यहाँ क्या हो गया, प्लस चार्ज. तो पहले डाइपोल था, यहाँ डाइपोल था, ये अब अरेंज होकर ऐसे हो गया. आप एक टॉर्क वर्ड सुने होंगे. सपोज करिए कि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस, और ये माइनस, ये क्या है, प्लस. तो इस पे फोर्स जो लगेगा, ई वाला जो प्लस है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा. और ये जो आपका जो प्लस चार्ज है, ये जो माइनस चार्ज है, वो इस तरह से बैलेंस कर लेगा. इधर माइनस क्या, इधर हो गया प्लस. तो आप खुद देख सकते हैं कि टॉर्क यहाँ लगा. टॉर्क लगने से ये जो ऐसे है ये घूम के ऐसे सीधे ऐसे हो गया. देखिए ऐसे हो गया. तो ये इस तरह से है, ये पोलराइज्ड हो गया. पोल अब फिक्स अलग अलग समझ में आ रहा है. तो ये आपका पोलराइज्ड हो गया, मतलब प्लस अलग हो गया और माइनस इसका अलग हो गया. अब देखो इसके अंदर के चार्ज को बोलते हैं पोलराइज्ड चार्ज. कौन सा चार्ज बोलते हैं, पोलराइज्ड चार्ज. पोलराइज्ड हो गया. अब आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर वाले का किधर है, तो बोलेंगे कि ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये डायरेक्शन ये है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल है. और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसको बोलेंगे इंटरनल. देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाबू हमेशा प्लस से कहाँ होता है, माइनस. तो ये कहाँ से कहाँ गया, ये प्लस से यहाँ गया माइनस, और ये प्लस से यहाँ क्या गया, माइनस गया. ये बात आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो बाहर वाला स्ट्रॉन्ग है. बाहर वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग, तभी ना इस पे फोर्स लगाया.
जिस पर फोर्स लगता है वो कमज़ोर है, तो ये कमज़ोर है और ये बाहर वाला मजबूत है। इस चलते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ई नेट। ठीक है, ये मान के चलो बाहर वाला 100 होगा और अंदर वाला कितना है 80, तो 100 में से 80 गया, ये कितना हो गया 20। या मान लो बाहर वाला 100 है, ये 20 है, तो ये कितना हो गया 80 हो गया। डायरेक्शन नेट उधर ही होता है जो मजबूत होता है पहले से, तो नियम है नेचर का। अब देखिए इधर से अगला, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो तो E नेट इज इक्वल टू E एक्सटर्नल माइनस E इंटरनल। ये तो आप समझ गए होंगे। क्या लिख सकते हैं, E नेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E एक्सटर्नल माइनस E इंटरनल। E नेट बराबर E एक्सटर्नल माइनस E इंटरनल। ठीक है, अब E नेट कितना होगा, तो अभी हम बताए थे कि डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, अगर आप डाइलेक्ट्रिक डाल दिए हैं तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो E नेट होता है, क्या होता है E नेट, वो क्या हो जाता है, पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के K टाइम्स हो जाता है। पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है K टाइम्स। तो यहाँ पे E नेट कितना होगा E/K और E एक्सटर्नल बाई K। पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल था ना, तो ये एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा K, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डाले हैं तो K टाइम्स घट जाता है। ये भी आप बताए थे अभी आपको। ये क्या होगा E एक्सटर्नल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा E इंटरनल हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला गॉसेस लॉ में आप पढ़े होंगे, गॉसेस लॉ में हम बताए भी हैं, नहीं जानते तो अभी जान लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ प्लस माइनस रहे, तो इस वाले प्लेट का सिर्फ अगर बात करें तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिर्फ इस वाले पार्ट का बोले तो सिग्मा बटा क्या होता है 2 एप्सिलॉन नॉट। और दोनों को जोड़ दीजिए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो दोनों को जोड़ने के बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और उसका वैल्यू होगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। और पहले से यहाँ क्या है बाबू के है, पहले से यहाँ क्या है के है। फिर बात करिए एक्सटर्नल, तो ये एक्सटर्नल सिग्मा बटा क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ बात करें इंटरनल तो ये हो गया सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये पोलराइज चार्ज है, ये चलते हम सिग्मा का आगे क्या लगा देंगे P, दिस इज पोलराइज चार्ज। अब अगर सिग्मा का वैल्यू बताएं तो सिग्मा का वैल्यू होता है बाबू Q बटा Q बाई A। क्या होता है Q बटा में A। ये किसका वैल्यू होता है सिग्मा का। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे सिग्मा का हो जाएगा Q बटा में A एप्सिलॉन नॉट K। Q बटा में A एप्सिलॉन नॉट K। Q बटा में क्या होगा बाबू Q बाई A पुट करेंगे तो Q बटा में एप्सिलॉन नॉट माइनस इसका होगा QP बटा में A एप्सिलॉन नॉट। सबका एरिया यहाँ से यहाँ सबका एरिया क्या मान लेंगे A, इसका भी एरिया क्या मान लेंगे A, इसका भी एरिया क्या है इधर A है, ये भी पूरा एरिया क्या है बाबू यहाँ पे A ही है। तो हम यहाँ पे मान लिए A। अब आप देख लीजिए A एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा Q बाई K, यहाँ बच जाएगा Q माइनस QP बाई क्या बच जाएगा QP सिर्फ रह जाएगा। QP को उधर भेज दीजिए तो QP हो जाएगा और जाएगा Q माइनस Q बाई क्या K। तो QP बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Q 1 माइनस 1 बाई क्या बच्चों K। और ये फॉर्मूला होता है पोलराइज चार्ज का। किसका फॉर्मूला होता है पोलराइज चार्ज। अगर इसका पोलराइज चार्ज आपको निकालना है कितना यहाँ पे चार्ज था डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो आपको बाहर वाले का चार्ज पता होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता होना चाहिए। बाहर वाले का चार्ज जो बाहर प्लेट्स पे चार्ज है वो पता होना चाहिए और के आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता होना चाहिए, इससे आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, हर मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है। एयर का 1 होता है, अगर हम बात करें अलग अलग मटेरियल का अलग, किसी का 2 होगा किसी का 3 होगा, इस तरह से बात होता है अलग अलग मटेरियल वाइज। तो ये हो गया पोलराइज चार्ज का फॉर्मूला, बाबू इसको याद कर लेना है। अब आपको बताना है कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाएंगे तो पोलराइज चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ से बोलना है कि जो पोलराइज चार्ज होते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं आपस में क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस फॉर्मूला पे आप सेट करिएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 पुट करिएगा तो वैल्यू जो आएगा वो कम आएगा, 3 पुट करिएगा तो QP का वैल्यू ज़्यादा आएगा, 4 पुट करिएगा QP का वैल्यू और ज़्यादा आएगा, 5 पुट करिएगा QP का वैल्यू और ज़्यादा होगा। तो K को जैसे जैसे आप बढ़ाइएगा पोलराइज चार्ज भी वैसे वैसे बढ़ेगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और पोलराइज चार्ज आपस में क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बच्चों इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, आप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या था, ये रेंडमली ओरिएंटेड था, फील्ड लगाने के बाद ये कैसा हो गया सीधा हो गया, और सीधा होने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट किया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। अब यहाँ के बाद वो हम वहाँ फॉर्मूला सेट कर दिए। अब ई नेट कितना हो गया, तो ई एक्सटर्नल बटा के, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो जाता है।
तो ये एक्सटर्नल बटा के हो गया, इस फॉर्मूला पे रखे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बाबू सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ इस प्लेट का सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और दोनों ऐड कर देते हैं, दोनों ऐड क्योंकि ये प्लस माइनस वाले को, तो आप ध्यान दे दीजिएगा। तो ये जो प्लस है और यहाँ पे मान लीजिए माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में चेक करिए, एक पॉजिटिव चार्ज को रख के देखिए, तो ये प्लस इसको इधर धक्का देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही रहा, और ये माइनस इसको अपने तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके लिए भी यही रहा। चलते ऐड करके सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट क्या बनता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा का वैल्यू होता है चार्ज बटा में एरिया। सब इस तरह से पुट किया गया बच्चों, ये वैल्यू आ गया। ये किसका फॉर्मूला है, पोलराइज चार्ज का फॉर्मूला है। अब इसके बाद आगे आते हैं कि डाइलेक्ट्रिक का अगर थिकनेस के बारे में बात करें, अगर थिकनेस थोड़ा सा कम रहेगा तो कितना डाइलेक्ट्रिक उसके पास होगा, उसको समझते हैं। इसको मिटा रहे हैं बच्चों। देखिए अब इसके बाद अगर हम बात करें, ध्यान देना है अब कि इलेक्ट्रिक फील्ड थिकनेस टी के वजह से क्या होने वाला है उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहाँ पर पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात कर रहे हैं नेट के बारे में। किसके बारे में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोलेंगे पहले वाला का के टाइम्स, ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ये के। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा बना वो बना क्यू बटा में ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बना, के। ये बना इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। बिफोर इंसर्शन क्या था बाबू, तो अगर कोई पूछे बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, या बोलेंगे क्यू बटा में ए एप्सिलॉन नॉट। देखिए जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था क्यू बटा में ए एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डाइलेक्ट्रिक इंटर करा गया तो कितना हो गया, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या आ गया, के। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम पोटेंशियल के बारे में बात करें तो हम यहाँ बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था उसका फॉर्मूला था E इंटू डी। वी बराबर क्या था, E इंटू डी। यहाँ माइनस नहीं ले रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला था बिफोर इंसर्शन का, अगर हम बात करें बिफोर इंसर्शन का बात करें तो V बराबर था फॉर्मूला कितना, ये वाला था Q बटा में A एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यही A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, देख लो यहाँ पे V बराबर E का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दिए, तो Q बटा में A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी कब का था, बिफोर का। ये क्या है, आफ्टर का है। ठीक है, आफ्टर का ही है। अगर हम पोटेंशियल हम बात करें किसके बारे में, पोटेंशियल आफ्टर इंसर्शन, अगर हम पोटेंशियल के बारे में बात करें आफ्टर इंसर्शन तो ये लिखेंगे V बराबर, ये वाला हो जाएगा E इंटू डी, हमको पता है, तो V बराबर हो जाएगा E का वैल्यू कितना लिखेंगे, Q बटा में A एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्या, D। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो ये पोटेंशियल हो गया कैपेसिटर का आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये पोटेंशियल हो गया कैपेसिटर का बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस पे। तो आप कैपेसिटेंस पे अगर हम बात करें तो देखिए फॉर एनी कैपेसिटर, अगर हम बात करें फॉर एनी कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर के लिए एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। अब यहाँ से देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहाँ से अगर हम एक फॉर्मूला आगे बढ़ाएं तो आप देख लीजिए, एक फॉर्मूला को यहाँ से बढ़ाते हैं तो Q बराबर बच्चों लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के ए, एप्सिलॉन नॉट के ए, और वहाँ पे D जो है बटा में आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा V। देख लीजिए, इसको समझ लीजिए अच्छे से, ये हो जाएगा Q। ठीक है बाबू, Q एप्सिलॉन नॉट के ए चला गया ऊपर और D कहाँ चला गया, नीचे। V तो पहले से वहाँ है, एप्सिलॉन नॉट के चला गया ऊपर, D कहाँ गया, नीचे। V तो है। अब Q इज इक्वल टू सी वी, किसी भी कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू सी वी। तो C बताइए, तो हमारे पास जो फॉर्मूला वहाँ वाला है बताइए कितना है, Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए बाई क्या है, D।
एप्सिलॉन के बाई डी इंटू भी। अब इन दोनों को आप कंपेयर करिए, आपको सी का वैल्यू मिल जाएगा। कंपेयर करिए दोनों को, जब आप दोनों को कंपेयर करिएगा तो क्यू से क्यू खत्म, भी से भी खत्म, तो सी बराबर क्या बच गया, तो सी बराबर बच गया एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस, और जो बिफोर के बात हम करें तो बिफोर पहले का कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो अगर हम पहले का कैपेसिटर के बारे में बात करें तो पहले कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आप पहले इसको बताया गया वीडियो में, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा वहाँ जाकर के वीडियो में। तो सी का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बिफोर। लेकिन आफ्टर इंसर्शन, अगर हम आफ्टर इंसर्शन के बारे में बात करें तो आफ्टर इंसर्शन देखिए कैपेसिटेंस कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी हो गया। समझ में आ गया। अब हम चर्चा करते हैं तीनों के बारे में। तीनों के बारे में यहाँ बताइए, इसमें और इसमें का कितना का अंतर है, तो बोलेंगे 1 बाई के टाइम्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई के टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर हम बात करें इसके और इसके बारे में तो पोटेंशियल भी कितना 1 बाई के टाइम्स डिक्रीज कर गया, ठीक है। अगर हम बात करें कैपेसिटेंस के बारे में तो कैपेसिटेंस देखिए बिफोर ये था, आफ्टर ये था, तो कैपेसिटेंस के टाइम्स क्या कर गया, इंक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज किया 1 बाई के टाइम्स, पोटेंशियल डिक्रीज किया 1 बाई के टाइम्स, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया कितना टाइम्स, के टाइम्स। अगर हम बात करें एनर्जी के लिए, तो एनर्जी के लिए क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं बच्चों, जगह कम है तो इसको हम मिटा रहे हैं इधर। अगर हम बात करें एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, तो एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर क्या हो जाएगा, देखिए तो एनर्जी का देखिए दो फॉर्मूला है। अगर हम बात करें एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का दो फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c और एक फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है हाफ क्यू इंटू भी, लेकिन अभी इससे काम है। जब हम यहाँ पर किसको कांस्टेंट कर दें, चार्ज को अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, चार्ज को हम क्या कर दें बाबू यहाँ पे कांस्टेंट, तो हमारा जो है E बराबर, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर बाई 2। अब सी नहीं रहा, अब सी क्या बन गया, के सी बन गया, नहीं बन गया बाबू, देखो सी का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के आ गया ना। तो अब बोलेंगे सी, अब सी नहीं रहा, क्या बन गया, के सी बन गया, तो के इंटू क्या बन गया, सी। तो आप बताइए कि एनर्जी बढ़ा है कि घटा है जब चार्ज कांस्टेंट है, तो बोलेंगे कि अरे यहाँ पे के नीचे नहीं था, यहाँ पर के आ गया, और के का वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही रहेगा। एयर को 1 मानिए, कुछ डालिएगा बैड कंडक्टर तो 1 से ज़्यादा होगा। तो के का वैल्यू देख रहे हैं कि नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, यानी कि एनर्जी जो है वो एनर्जी 1 बाई के टाइम्स क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। समझ में आ गया, 1 बाई के टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जब हम चार्ज कांस्टेंट करके अब एनर्जी का तुलना करेंगे बिफोर इंसर्शन आफ्टर इंसर्शन, तो आफ्टर इंसर्शन 1 बाई के टाइम्स एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। अच्छा, अगला फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला एनर्जी का होता है हाफ सी वी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। अगर हम पोटेंशियल को कांस्टेंट कर दें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमारा कांस्टेंट हो जाए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाए, तो यहाँ पे देखिए एनर्जी का फॉर्मूला 1/2, यहाँ से जो है के सी वी स्क्वायर। अब आप बताइए कैपेसिटेंस यहाँ के ऊपर आ गया, तो बोलेंगे कि एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर क्या करेगा, तो एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कितना टाइम्स, के टाइम्स। एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज कर जाएगा के टाइम्स। बात समझ में आ गया। तो जब सर्किट में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा बाबू तो एनर्जी बढ़ेगा के टाइम्स, और जब सर्किट चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो एनर्जी घट जाएगा के टाइम्स। बात यहाँ तक लगता है आपको समझ में आ गया होगा, इस बात को अच्छे से रखिएगा ध्यान में। इसके बाद अगला बात करते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक पूरे में नहीं रहे, पूरे में डाइलेक्ट्रिक ना रहे, आधा अधूरे पार्ट में रहे, तो क्या होगा। देखिए जब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक हैविंग थिकनेस टी, हैविंग थिकनेस क्या बाबू, टी। डाइलेक्ट्रिक जिसका थिकनेस क्या है, टी है, तो क्या होगा, तो डाइलेक्ट्रिक जिसका थिकनेस टी रहेगा, तो टी थिकनेस के लिए हम लोगों को एक चीज़ समझना है, यहाँ ध्यान से देखो। जैसे कि एक हम मान लिए कि यहाँ पर ये जो है पॉजिटिव प्लेट है, ये प्लस है, और यहाँ पे क्या है बाबू, माइनस है, ये क्या है, माइनस है। और एक डाइलेक्ट्रिक को यहाँ डाल दिए हैं, डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे
पूरे में नहीं है, इतना ही दूर में है, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक इतना ही है। इस डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस जो है वो टी है, थिकनेस क्या है, टी है। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा बाबू बताओ, माइनस। ये पूरा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पूरा का डिस्टेंस d है। पूरा का डिस्टेंस क्या है बाबू, d। इस डिस्टेंस को मान लिए x, कितना मान लिए x, और तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, इस डिस्टेंस के बारे में बात करें तो d माइनस एक्स माइनस टी। ये डिस्टेंस कितना होगा, d माइनस एक्स माइनस टी। तो आप बताइए ये डिस्टेंस कितना है, x, ये कितना है, t, ये कितना है, d माइनस एक्स माइनस टी, पूरा कितना है, d, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये इस तरह का कॉम्बिनेशन जब है प्लेट्स में, तो इस तरह कॉम्बिनेशन को हम सीरीज में रखते हैं। क्या रखते हैं, दिस इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन का खासियत है कि v बराबर होता है v1 प्लस v2 प्लस क्या होता है, v3। ये होता है बाबू किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं Q इज इक्वल टू सी भी, हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। अगर कैपेसिटेंस के बारे में बात करें तो एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी होता है। कितना होता है कैपेसिटेंस, अभी आपको पढ़ा है, एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। जब डाइलेक्ट्रिक जो हो, ध्यान देना इसको, जब डाइलेक्ट्रिक जो हो वो पूरे डी में रहे, पूरे के पूरे डी में रहे, तो हम इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। ये फॉर्मूला आएगा। लेकिन उसका डाइलेक्ट्रिक पूरे में नहीं है, ये बीच में टी थिकनेस में है। कितना पे है, टी थिकनेस में है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ये इस तरह से किस में हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस क्या हो गया, v3 हो गया। अब हम जानते हैं फॉर एनी कैपेसिटर, फॉर एनी कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर के लिए, फॉर एनी कैपेसिटर फॉर्मूला होता है q इज इक्वल टू सी भी, q इज इक्वल टू सी भी। तो c बराबर क्या हो जाएगा, तो q बाई क्या हो जाएगा, v। c बराबर क्या हो जाएगा, q बाई v। तो c बराबर लिखेंगे q, और v के जगह क्या लिखेंगे, v1 प्लस v2 प्लस क्या, v3, ठीक है। अब हमारे पास v का फॉर्मूला पहले से बताया हुआ, v का फॉर्मूला देखिए, v का फॉर्मूला होता है बाबू e इंटू डी। v का फॉर्मूला क्या होता है, e इंटू डी होता है। अब e इंटू डी है तो ये बताइए v बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट k इंटू डी, ये बताया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी जस्ट पीछे हम लोग किए, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट के डी। ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट 1/k टाइम्स डिग्री हो जाता है। अब सिग्मा का वैल्यू हम रखें तो q बटा में a एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा वैल्यू q बटा में एप्सिलॉन नॉट, k इंटू क्या हो गया, d। सिग्मा का वैल्यू q बाई ए रख दिए, सिग्मा का वैल्यू रख दिए q बाई ए एप्सिलॉन नॉट a के डी। अब इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आके रखते हैं। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस जगह पे हम लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। c बराबर हो जाएगा q बटा में क्या हो जाएगा, v1 का वैल्यू। v1 का वैल्यू बताइए, v1 मतलब यहाँ से यहाँ v1, यहाँ से यहाँ v2 और यहाँ से यहाँ v3। v1 का वैल्यू बताइए, तो बोलेंगे v1 का वैल्यू q बटा में क्या होगा, a एप्सिलॉन नॉट k। a एप्सिलॉन नॉट कितना, k। यहाँ से यहाँ तो कोई डाइलेक्ट्रिक है नहीं, तो यहाँ पे k नहीं रहेगा। पहले वाले में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है v1 में, तो v1 में हम लोग k नहीं रखेंगे, कोई डाइलेक्ट्रिक वहाँ नहीं है। तो q बटा में a एप्सिलॉन नॉट d के जगह क्या रखेंगे, x रखेंगे। क्या रखेंगे, x। प्लस q बटा में क्या होगा, यहाँ डाइलेक्ट्रिक है, तो q बटा में a एप्सिलॉन नॉट k, a एप्सिलॉन नॉट k। और ये थिकनेस कितना है हम लोग का, तो इसका थिकनेस कितना है, d, t है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, t लिखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, t। प्लस क्या हो जाएगा, q बटा में, देख लीजिए q बटा में, इसके लिए कितना हो जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, q बटा में a एप्सिलॉन नॉट। कोई डाइलेक्ट्रिक यहाँ भी नहीं है तो यहाँ भी k नहीं रखेंगे, लेकिन यहाँ हो जाएगा d माइनस टी माइनस एक्स। d माइनस टी माइनस क्या हो जाएगा, x। ये विजिबल है आप लोग को, d माइनस टी माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ रखें q बटा एप्सिलॉन, ऊपर चल जाएगा कॉमन होके, q से q, सारा q कट जाएगा। अब देखो q से q कट गया, c बराबर क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट a ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट a कहाँ चला गया, ऊपर। यहाँ कितना बच गया कॉमन होके, x बचा, प्लस बचा t बाई k, और यहाँ बचा प्लस में d माइनस टी माइनस एक्स। अब ये x से ये x कट जाएगा,
तो C बराबर बच गया एप्सिलॉन नॉट A और ये बच जाएगा D प्लस T बाई के। D प्लस क्या बच गया T बाई के और यहाँ क्या बच गया माइनस T। ये फॉर्मूला कैपेसिटेंस का हो गया जब डाइलेक्ट्रिक किसी थिकनेस T का रहे। जब डाइलेक्ट्रिक किसी थिकनेस T का रहेगा तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब ये फॉर्मूला सही है कि गलत, इसको आप चेक कर सकते हैं। सही है कि गलत चेक कर सकते हैं। ये अगर थिकनेस जो है हमारा ये पूरे D में हो जाए, थिकनेस किस में, पूरे D में हो जाए, तो T के जगह D रख के आप देखिए, इफ़ T इज इक्वल टू D, तो हमारा ये फॉर्मूला आना चाहिए क्योंकि डाइलेक्ट्रिक पूरे D के लिए ही फॉर्मूला है। तो C के जगह T के जगह D रखेंगे, देखिए एप्सिलॉन नॉट A, D को D लिख दिए प्लस T के जगह हो गया D बाई क्या हो गया K और यहाँ क्या लिख दिए D, D से D कैंसिल हो जाएगा तो C का जो फॉर्मूला बना वो एप्सिलॉन नॉट K A बाई क्या बना D बना। देखिए वही फॉर्मूला जो लिखे हैं ये फॉर्मूला यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन नॉट K बाई D, यानी ये फॉर्मूला हमारा क्या है, बिल्कुल सही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में कहीं भी किसी तरह का कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इस V1 V2 V3 में बात करें तो यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था, नो डाइलेक्ट्रिक, अगर था भी तो मान लो एयर था। यहाँ भी क्या था, नो डाइलेक्ट्रिक, कोई भी यहाँ पे कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं था। इसमें डाइलेक्ट्रिक था जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था K, तो इसमें भी हम K का इस्तेमाल नहीं किए हैं, इसमें भी K का इस्तेमाल नहीं किए हैं, इसमें सिर्फ किए हैं। क्यों किए आप समझ जाइएगा और उसके बाद कैलकुलेशन करिएगा बच्चों, ये आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ये बात, इतना बात समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए बच्चों। तो ये डाइलेक्ट्रिक में कुछ कुछ हम सवाल जो है मतलब कुछ कुछ जो हो सकता था बोर्ड लेवल पे या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल पे हम बात किए हैं। अब थोड़ा न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, उसको देखा जाए। देखिए अब अगर हम बात करें, देखो ये कहा कि एक यहाँ पे प्लेट है, एक यहाँ पे प्लेट है, इस प्लेट का एरिया मान लीजिए A है, ठीक है, इस प्लेट का एरिया A है और इसको दो डाइलेक्ट्रिक भाग में बांटा गया है। एक का डाइलेक्ट्रिक जो है 2 है और एक का डाइलेक्ट्रिक मान लीजिए क्या है 3 है। यहाँ से यहाँ D है और ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, बीच में दो इक्वल भागों में है D/2, ये क्या है D/2। ये पॉजिटिव प्लेट है प्लस, और ये यहाँ पे कौन सा प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, नेगेटिव प्लेट प्लस K है 2 और K क्या है बाबू 3। अब आपको यहाँ बताना क्या है, आपको इस जगह बताना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ C इक्विवेलेंट। तो सीरीज है, किस में है, सीरीज में है, तो सीरीज में फॉर्मूला C इक्विवेलेंट का होता है बाबू 1/C1 प्लस 1/C2। ये सीरीज में फॉर्मूला होता है, यानी हमको C1 निकालना है, C2 निकालना है और C1 और C2 को रेसिप्रोकल में से जोड़ देना है। अब अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा सब लोग, C1 के बारे में, तो C का फॉर्मूला क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट K A बाई क्या होता है D। देखिए एकदम स्टार्टिंग में एक्सपर्ट नहीं बनना, आराम से धीरे धीरे सॉल्व करना है, फिर आपका स्पीड अपने आप गेन हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट K बाई D है, बस इसको लिख दो। अभी C1 निकाल रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट K बराबर क्या है बाबू 2 है, K बराबर क्या है 2। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू A ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एरिया K ही में है, डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ, ये डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है इसमें, ये डाइलेक्ट्रिक इसमें भरा हुआ है, ऐसे ऐसे। अब यहाँ बात करेंगे A, D का वैल्यू कितना है, तो D का वैल्यू D/2, तो D अब बाई 2 यानी 2 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो हमारा जो C1 बना वो C1 का वैल्यू कितना बना, तो हमारा जो C1 बना वो बना, यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, तो बोलेंगे 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या बना D बना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें C2 का, किसका बात करें C2 का, तो C2 का फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट K बाई D होगा फॉर्मूला। अब C2 के बाद में बात करें तो एप्सिलॉन नॉट K की जगह कितना आ गया 3 आ गया, एरिया कितना है, तो एरिया A ही है, और D की जगह क्या आ गया D/2, तो 2 ऊपर चला गया, तो C2 बराबर हो गया एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ कितना हो गया 6 एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या हो गया D, ये क्या निकल गया C2 निकल गया। अब हम लोग का जो ये फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लोग लगाएंगे और हम लोग का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए देखो बाबू, अगर हम फॉर्मूला लगाए तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/C1 प्लस 1 क्या C2 हो जाएगा, और 1/C इक्विवेलेंट के बारे में बात करें तो 1/C1, C1 का वैल्यू कितना है यहाँ है, तो हो जाएगा D बटा में 4 एप्सिलॉन नॉट A
प्लस डी बटा में 6 एप्सिलॉन नॉट ए, डी बटा में 6। ये अगर करें तो यहाँ पे डी बटा में एप्सिलॉन नॉट ए बाहर निकाल लो, 1/c इक्विवेलेंट बराबर बाहर निकल जाएगा, तो बन गया 1/4 प्लस क्या 1/6, ये आ गया। अब यहाँ लिखेंगे डी बटा में एप्सिलॉन नॉट ए और 1/4 और 1/6, 4 × 12 6 दूनी 12, 12 एलसीएम हो गया। अब यहाँ 12 एलसीएम हो गया तो 4 से कितना बार में, 3 बार में, 2 बार में। अब सबको पलट दो ऊपर, तो सी इक्विवेलेंट का हमारा आंसर आ जाएगा 12 एप्सिलॉन नॉट ए बटा में 3 दूनी कितना 5, और यहाँ क्या आ जाएगा डी। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला आ गया बाबू। देखो इसको पलट दो, 5d, तो 5d नीचे और 12 एप्सिलॉन नॉट कहाँ ऊपर, ये हमारा फॉर्मूला आंसर आ गया। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अगला जो है एक सवाल, 2 सवाल आपको देते हैं, बना के आंसर कमेंट जरूर करिए बच्चों, तो थोड़ा सा सीखिएगा अच्छे से। आंसर इसका कमेंट जरूर करिएगा जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ठीक है, सभी लोग बनाइएगा, और इतना इजी वे है कि आपको समझ में आएगा। थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा है ऐसा कि कन्फ्यूजन आपको कर सकता है, जब आप किताब में पढ़िए। आपको हम सारा क्लियर कर दिए हैं, आप इसका आंसर बना के जरूर कमेंट करिए। देखिए ये प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, और यहाँ पर K1 है, यहाँ पे K2 है, और यहाँ पे क्या है K3 है। ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसको मिटा दे रहे हैं। ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये है d/3, ये वैल्यू है d/3, और ये वैल्यू भी क्या है d/3। ठीक है, और ये वैल्यू क्या है a है, क्या है वैल्यू a। K1 का वैल्यू है 1, K2 का वैल्यू है 2, और K3 का वैल्यू क्या है 3। ये आपका इस तरह से है। ओके बच्चों, और आपको जो है बताना है, सबका एरिया ये है, आपको बताना है सी इक्विवेलेंट का वैल्यू। ठीक है, ये जरूर बताइएगा। एक आपको हम पैरेलल के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। पैरेलल थोड़ा सा आसान पड़ेगा क्योंकि पैरेलल का फॉर्मूला होता है C1 + C2 डायरेक्ट, और ये पैरेलल के लिए है। यहाँ पे है K = 2 और ये K = क्या है बच्चों 4। ये इस तरह से है, इसको बनाइए, हो जाएगा। और एक सवाल और हम आपको दे रहे हैं थोड़ा सा, इसका जो है यहाँ पर प्लस है, ये क्या बाबू प्लस, और यहाँ पे क्या है माइनस, और ये जो है इस तरह से है, इस तरह से है। ये K बराबर क्या है 2, यहाँ पे K बराबर 1, और यहाँ K बराबर क्या है 3। तो ये आपको बना के दिखाना है। ये आपका यहाँ से यहाँ d/2 है, कितना है d/2, ये कितना है d/2, ये यहाँ से यहाँ कितना है d, ये एरिया कितना है a/2, ये एरिया कितना है a/2। ठीक है बच्चों, ये आपका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये आपको बनाना है। अब इसका सॉल्यूशन करने में ज़्यादा टाइम हमको लगेगा नहीं। इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन और एक इसका सॉल्यूशन, तीनों का सॉल्यूशन आप हमको बना करके कमेंट इसका आंसर करिए। कल हम इसका सॉल्यूशन आपको फिर से अपलोड कर देंगे। जिनसे नहीं बनेगा वो कल जो वीडियो हम डालेंगे उस वीडियो में आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आप पहले इसको खुद से ट्राई करिए। ओके, आज के लिए डाइलेक्ट्रिक में इतना ही। अगले क्लास में इनका सॉल्यूशन बताएंगे, और इसके बाद का टॉपिक हम लोग जो करने वाले हैं बच्चों, वो अब इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग इंटर करेंगे। ठीक है, कैपेसिटर हम लोग कर लिए, गॉसेस लॉ कर लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कर लिए। अब हम लोग करने वाले हैं कल से इलेक्ट्रिक करंट, अगला टॉपिक हमारा रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।